आपका पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा संबंधी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में बेस शक्ति है। तो परिपथ की बेस शक्ति हमको निकालना है। दिया है हमारा V बराबर V नॉट साइन 100t और I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3। ये हमारा दिया मिली एम्पियर में, धारा हमको दी है मिली एम्पियर में दी है और ये हमारा वोल्ट में दिया है। इसकी तुलना जब हम करेंगे V बराबर V नॉट साइन ω t से और इसकी तुलना हम कर देंगे I बराबर I नॉट साइन ω t प्लस फाइव से। I बराबर I नॉट V बराबर V नॉट V बराबर 100, ये 100 दिया सारी, यहाँ पर 100 होगा। V बराबर 100 साइन, क्वेश्चन में जो दिया है वो रखना है। V बराबर 100 साइन 100t। फिर दूसरा दिया है I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3। इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर देंगे तो हमारा V नॉट बराबर हो जाएगा 100, V नॉट बराबर हमारा हो जाएगा 100 और I नॉट बराबर हमारा हो जाएगा 100। लेकिन ये दिया है मिली एम्पियर में, इसलिए इसको एम्पियर में बदलेंगे। तो एम्पियर में बदलने के लिए हमको इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 के। इस कारण हमारा V नॉट और I नॉट मालूम हो गया। अब हमको निकालना है इसमें जो पथांतर होगा, कलांतर होगा, वो कलांतर फाई बराबर हमारा होगा π/3 के। अब देखिए, हमारी परिपथ में बेस शक्ति का जो फार्मूला होता है, परिपथ में जो बेस शक्ति होती है, जो शक्ति P बराबर होता है, ये हमारा होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये हमारा परिपथ की बेस शक्ति होती है। परिपथ में बेस शक्ति बेस शक्ति। अब देखिए, VRMS हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है V नॉट अपान √2। IRMS हमारा होता है I नॉट अपान √2 इंटू cos फाई हमारा दिया है π/3 के। तो ये हमारा V नॉट हमारा दिया है 100, तो ये हो जाएगा 100 बट्टे √2। I नॉट हमारा दिया है 0.1 अपान √2 cos π/3 का मान होता है 60, cos 60 पाने 1/2। अब देखिए, ये मान हमारा हो जाएगा √2 और ये 2 4। अब 4 से ये हमारा कट जाएगा, तो 4 से इसको जब हम काट देंगे तो ये बचेगा 25 को 0.1 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.5 वाट। 2.5 वाट। अब इस पर दिए हुए विकल्प में दिया हुआ पहला विकल्प है 10⁴ वाट, दूसरा दिया है 10 वाट, तीसरा दिया है 2.5 वाट। यही आपका सही विकल्प होगा, 2.5 वाट ही आपका परिपथ में बेस शक्ति होगी। चौथा है 5 वाट, तो तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक है। देखिए पहला है C614 और 8, पहला है C614 और इसी के साथ दिया हुआ पेयर है 8 O8 16। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 14 से 6 घटाएंगे 8 आएंगे, और इसमें घटाएंगे तो 16 से 8 गया, इसमें भी 8 आएंगे, कुल मिला 8 8 आ जाएंगे। दूसरा में है C614 और 7N14, इसमें अगर निकालेंगे तो 8 6 ये 8 हो जाएगा, इसमें ये 7 हो जाएगा। इसमें अगर ज्ञात करेंगे C614 तो ये 8 होगा और 17 8 तो ये 9 होगा। इसमें अगर ज्ञात करेंगे तो इसमें 8 होगा ये, और अगला 7 और 13 ये 6 ही होगा। इस तरह से कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऐसा पेयर जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो पहला वाला जिसमें 8 8, पहले में भी 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे में भी 8 आ रहे हैं, यही सम न्यूट्रॉनिक को व्यक्त करेगा। अब देखिए तो इसका पहला विकल्प ही सही विकल्प होगा, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। वह परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक युग्म आपका पहला सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला है। यह तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है, तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है। अब इसमें हमारा दिया है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है, अर्थात हमको B0 पता है। B0 हमारा है 3 × 10⁻−10 के टेस्ला दिया है, टेस्ला। फिर दिया है ये तरंग की आवृत्ति n हमको दिया है 10⁻12 हर्ट्ज के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम हमको E0 ज्ञात करना है, E0 हमको निकालना है। E0 क्या होगा? अब देखिए हमके फार्मूला पता है कि फार्मूला होता है E0/B0 बराबर C के होता है, जहाँ C प्रकाश की चाल है। अब इनके मान रख देते हैं तो E0 बराबर हो जाएगा C × B0। C का मान प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। B दिया है 3 × 10⁻−10 टेस्ला दिया है। दोनों को गुणा कर देते हैं, 3 × 3 9 हो जाएगा, 10⁻+8 10⁻−10, तो ये 10⁻−2 बचेगा। तो 9 × 10⁻−2 ये हमारा विद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। अब दिए हुए विकल्प में पहला विकल्प दिया है 9 वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा विकल्प दिया है 9 × 10⁻−2 वोल्ट प्रति मीटर, तो यही हमारा सही विकल्प होगा। तीसरा है 3 × 10⁻−10, चौथा है 3 × 10⁻−2, तो इसका सेकंड विकल्प सही आंसर होगा। नोट कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में 2I हो, धारा 2I हो, तार में धारा 2I हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। अब देखिए धारा और अपवाह वेग में जो हमारा संबंध होता है वो होता है I बराबर NEAVD। वही अपवाह वेग v दिया है तो हम v लिख देते हैं, v होता है। तो पहले में धारा I है, अपवाह वेग v है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। पुनः कह रहा है यदि उसी धातु की दुगनी त्रिज्या के, अब देखिए इसको अगर हम दुगनी त्रिज्या के, इसको अगर हम क्षेत्रफल के रूप में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा n × E इंटू ये क्षेत्रफल में त्रिज्या के रूप में πr² हो जाएगा और इंटू v हो जाएगा। इसको हम नंबर 1 मानते हैं। फिर पुनः कह रहा है यदि दुगनी त्रिज्या में धारा 2I हो
तो दोबारा करें, अगर धारा 2I हो और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो ये हो जाएगा NE पाई, त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू V। अब इसको मान लेते V डैश हो गया। ये समीकरण हमने 2 मान लिया, इसको नहीं आगे मानते हैं, इसको थोड़ा खोल लें तो ये हो जाएगा 2I बराबर NE पाई, इसको 2 दूना 4 और R स्क्वायर हो जाएगा और V डैश हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 को 1 से अगर भाग कर दें, 2 को 1 से भाग कर देते हैं तो 2 भागे 1, 2 को 1 से भाग कर दिया तो 2I बराबर NE ब्रैकेट में पाई 4R स्क्वायर V डैश, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट से I, इधर हो जाएगा NE A, ये पाई R स्क्वायर इंटू V के। देखिए NE से NE कट गया, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कट गया, I से I भी कट गया, तो इधर बचा हमारा 2 एकन्ना 2 दूना 4। तो अब देखें क्या होगा, इस V को अगर पक्षांतित करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये 2 को पक्षांतित करेंगे तो नीचे चला जाएगा और कटी गया, तो ये हमारा इधर बचा V डैश। तो इस तरह से V डैश हमारा जो होगा V/2 के बराबर होगा, V डैश V/2 के बराबर होगा। और इसमें दिए विकल्प में पहला विकल्प है V, दूसरा है 4V के बराबर है, तीसरा विकल्प दिया है V/2, यही आपका सही विकल्प होगा। तो सेकंड विकल्प इसका सही आंसर होगा। चौथा है V/4, तो थर्ड विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है। अपवर्तक कोण माने ए 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक 1.6, 1.5, 1.4 हैं, यदि उनके विचलन कोण क्रमशः δ1, δ2, δ3 हैं। अगर इसको हम पतला प्रिज्म मान लेते हैं तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और अपवर्तक कोण में हमारा सूत्र होता है δ1 बराबर n-1 इंटू a, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए मान रख देते हैं। अब हमारा n का मान दिया है, पहला अपवर्तनांक हमारा दिया है 1.6, तो 1.6 माइनस 1, अपवर्तक कोण हमारा दिया है 1.6, 15 डिग्री दिया है, सॉरी ये 15 डिग्री दिया है इंटू 15। इसको अगर हल करेंगे तो ये 0.6 बचेगा, 0.6 गुणे 15, 15 छक्का 90, 90 हो जाएगा, दशमलव गया तो ये 9 डिग्री हो गया। तो ये मान हमारा होगा 9 डिग्री के बराबर होगा। δ2 लगाएंगे तो n-1, तो n दूसरे के लिए n का मान दिया है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 और फिर विचलन अपवर्तक कोण वही है 15 डिग्री। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 गुणे 15 तो हो जाएगा 15×5 = 75, 7.5 डिग्री के बराबर हो गए। δ3 की बात करें तो ये हमारा दिया है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 गुणे 15 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 गुणे 15 के 15 चौको 60, तो ये 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ा कोण δ1 होगा, तो δ1 का मान δ1 हमारा जो होगा सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद δ2 होगा, उसके बाद δ3 होगा। ये हमारा आंसर बनेगा। अब देखें दिया हुआ पहला विकल्प है δ1 ग्रेटर देन δ2, δ3, यही हमारा सही विकल्प होगा। सेकंड में है δ1 लेस देन δ2 लेस देन δ3, तीसरे में तीनों बराबर हैं, चौथे में δ1 δ2 से बड़ा है लेकिन δ3 छोटा है, तो इसका सही विकल्प आपका फर्स्ट होगा, पहला विकल्प इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन है यदि वास्तविक नटी कोण थीटा हो तथा चुंबकीय अमयोत्तर से अल्फा कोण पर समतल में नटी कोण थीटा डैश हो, तब tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा होता है। तो देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो सतनापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई जो बी है, तो ये दो घटक बनाती है। एक ऊर्ध्व घटक पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक होगा, ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक होगा, ये थीटा कोण बना रहा है, ये क्षैतिज घटक होगा जो ये थीटा कोण बना रहा है। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला कोण दिया है वास्तविक कोण, ये जब थीटा है तो ये हमारा ऊर्ध्व घटक है और ये हमारा क्षैतिज घटक है, तो हमारा ये tan थीटा बराबर बनेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए हमारा ये लंब होगा, तो ये हो जाएगा BV अपॉन BH, ये हमारा पहला समीकरण होगा। फिर कह रहा है ये चुंबकीय अमयोत्तर से, ये चुंबकीय अमयोत्तर होगा से अल्फा कोण पर समतल में नटी कोण थीटा डैश हो जाए, इसको हम अल्फा कोण पे थोड़ा यूँ डिवाइड कर रहे हैं, ये कोण अगर अल्फा कर दें तो ये हमारा ये क्षैतिज घटक BH डैश हो जाता है, तो ये कुल मिला के ये बन जाता है BH डैश बराबर हमारा हो जाएगा BH कास अल्फा के, ये BH डैश कास अल्फा हो जाएगा। उस स्टेज पे कह रहा है ये नटी कोण जो होता है ये हमारा हो जाता है थीटा डैश के बराबर हो जाता है, ये हमारा थीटा डैश के बराबर हो जाता है नटी कोण। तो ये कोण अब हमारा हो गया थीटा डैश के बराबर हो गया। अब पुनः लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा tan थीटा डैश बराबर हमारा हो जाएगा फिर वही लंब बटे आधार से, तो लंब हमारा B ही रहेगा, हमारा जो क्षैतिज घटक है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा BH कास अल्फा हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे, तो समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो ये हमारा बन जाएगा tan थीटा डैश बटे tan थीटा बराबर ये हो जाएगा BV बटे BH कास अल्फा के बटे BV बटे BH के। अब देखें दोनों में के अंश में BV कट जाएगा, दोनों के हर से BH कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1 अपान कास अल्फा के, जो बराबर हमारा हो जाएगा सेक अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से tan थीटा डैश बटे tan थीटा जो होगा वो सेक अल्फा के बराबर होगा। अब देखते हैं दिया हुआ विकल्प, पहला विकल्प ही हमारा शायद सही होगा, पहला विकल्प ही इसका सही आंसर होगा सेक अल्फा, दूसरा है कॉस अल्फा, तीसरा है कोसेक अल्फा, चौथा है कॉट अल्फा, तो सेक अल्फा इसका सही आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदर्शक व नेटका लेंसों की आवर्धन क्षमताएं आवर्धन क्रमशः M1 व M2 हो, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। तो देखिए अपदर्शक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका आवर्धन दिया है M1 और जो नेतिका लेंस है उसका दिया है M2, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होगी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होगी M बराबर जो होगी वो अपदर्शक लेंस और नेटका लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होगी, अर्थात M बराबर होगा M1 इंटू M2। शंट से क्या अभिप्राय है? अब देखिए कह रहा है शंट से क्या अभिप्राय है,
जब हम धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करते हैं, धारामापी में दो परिवर्तन करते हैं, धारामापी को हम एमीटर में परिवर्तित करते हैं और धारामापी को हम वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं। तो जब हम धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करते हैं तो अल्प प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, अल्प प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो जो हमारा अल्प प्रतिरोध है वही हमारा शंट कहलाता है। देखिए इस तरह से, जैसे ये हमारा है, ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर जी दिया हुआ है, इसमें IG धारा जा रही है, इसके समांतर में हमने अल्प प्रतिरोध को जोड़ दिया, इधर धारा आ रही है। तो जो ये अल्प प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जो जुड़ा हुआ है प्रतिरोध हमारा, यही हमारा शंट कहलाता है, जो अल्प प्रतिरोध का होता है। और कुल मिला के ये पूरा जो है, ये पूरी व्यवस्था ये हमारी एमीटर कहलाती है। तो धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए लगाया गया, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर अल्प प्रतिरोध लगा, अल्प प्रतिरोध धारामापी के समांतर में लगा अल्प प्रतिरोध शंट कहलाता है। तो इस तरह से हमारा शंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ है, किरचॉफ लिख गया है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम संधि के नियम के नाम से जाना जाता है, जो सिग्मा I बराबर 0 होता है, या इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। अगर कोई संधि है तो उस संधि पे आने वाली धाराओं का योग धनात्मक होता है, जैसे I1 धारा आ गई, दूसरी इसी पे I2 आ रही है, तो इन दोनों ये धाराएं धनात्मक होंगी, और इससे कोई अगर I3 बाहर निकल रही है तो वो ऋणात्मक होगी। तो हमारा I1 धनात्मक होगा, I2 धनात्मक होगा और I3 ऋणात्मक होगा, बराबर 0 होगा। इसी को जोड़ देते हैं, इसी को हम कुल मिला के सिग्मा I कह देते हैं। तो कुल मिला के किसी संध पर मिलने वाली समधाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली समधाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और यह आवेश संरक्षण पे आधारित है। यही वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। अब देखिए स्वप्रेरण गुणांक हमारा क्या होता है। स्वप्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो उसे स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये परिभाषा बनी कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में
विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए तो उसे कहते हैं स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से बगल में रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए तो उसे कहते हैं अन्योन प्रेरण। तो यहाँ पर स्वप्रेरण पूछा जा रहा है, तो स्वप्रेरण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का एक कण v चाल से गति करता है। कण की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हमारी होती है h/p के बराबर, जहाँ p संवेग कहलाता है। चूँकि हम जानते हैं किसी कण का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है, तो लैम्डा बराबर h/p। अब p की जगह हम m/v रख देंगे, तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा h/m/v। ये हमारा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा m/v के पदों में। तो ये हमारी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। चलिए नोट कर लिया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव हमारा, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव हमारा, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² के बराबर होता है। तो इस तरह से ही हमारा, जहाँ p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इस तरह अच्छी स्थिति का ये हमारा सूत्र होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसका मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमारा बन जाएगा V बराबर 9 × 10⁹ p/r²। ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव होगा, वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय क्षेत्र में कुछ एक क्वेश्चन हमारा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, तो हमको क्षेत्रफल दिया गया है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में बदलेंगे, तो हमारा सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। एक कुंडली फिर लिया है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर के, ये चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है, तो बी बराबर हमारा दिया है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, हमको फेरों की संख्या दी है 100 है, 100 तथा इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए। इसमें जो धारा I बराबर दी है वो 0.2 के बराबर दी है, 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा m बराबर होता है NIA। अगर फेरों की संख्या दी है तो NI के बराबर होगा, फेरों की संख्या नहीं दी है तो IA के बराबर होता है, तो इसका हमारा होगा m बराबर NIA। अब हम मान रख देते हैं, तो ये हमारा मान हो जाएगा, n का मान हमको दिया है 100, धारा हमको दी है 0.2, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 5 × 10⁻⁴। अब इसको हम हल कर देते हैं, तो दशमलव से एक जीरो कट जाएगा,
तो 5 दूनी 10, तो 10, 5 दूनी 10 गुणे 10 की पावर -4, तो 2 जीरो से 2 पावर भी कम हो जाएंगे, तो ये हमारा मान आ जाएगा m बराबर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -2 के एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण हमारा टाउ होता है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम बराबर हमारा mv के बराबर होता है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम बराबर m इंटू v, चूँकि m बराबर हमारा होता है, चूँकि m बराबर हमारा होता है NIA के, इसलिए ये पूरा सूत्र हमारा बन जाएगा NIA इंटू b के बराबर। अब हम मान रख देते हैं, n का मान दिया हुआ है 100, तो n का मान हमने 100 रख दिया, i का मान दिया है 0.2, a का मान दिया है 5 गुणे 10 की पावर -4 के, और b का मान दिया है 1.5 के, 1.5। अभी हमारा हो जाएगा, अब देखिए ये दशमलव हट गया तो जीरो कटा, ये दशमलव को हमने हटा दिया फिर जीरो कट गया, तो ये हो गया 15 पछे 75 दूना 150, 15 दूनी 5 दूनी 10, 10 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर -4, 5 दूनी 10 को 15 से गुणा करेंगे 150 गुणे 10 की पावर -4, इस दशमलव को अगर उठा के यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5, दशमलव को बाईं ओर बढ़ाएंगे इसलिए पावर +2 बढ़ जाएगी, इसलिए घट करके -2 शेष बचेगी। इस तरह से हमारा ये टाउ मैक्सिमम हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -2, ये हमारा अधिकतम बल आघूर्ण हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।